की शुरुआत उस खबर से जिसने झारखंड में महागठबंधन की एकता की कलई खोलकर रख दी है। विधानसभा में मजबूत संख्या बल होने के बावजूद महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई, जबकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी बाजी मार गए। अब इस खबर के मायने क्या हैं, ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें एक सीट जेएमएम के खाते में गई, तो वहीं दूसरी सीट पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को इस राज्यसभा चुनाव में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां एक ओर जश्न और खुशी का माहौल दिखा, तो वहीं दूसरी ओर हार की मायूसी साफ नजर आई। एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की इस जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने जश्न मनाया और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने इसे बड़ा धोखा बताते हुए गठबंधन पर भी इसका असर पड़ने की बात कही है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने झारखंड की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब देखना होगा कि क्या इन नतीजों का गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। ऐसा क्यों हुआ है, ये सब कुछ आपको समझाते हैं, पूरी खबर बताते हैं। आप हमारे साथ, अब आप पूरी खबर को समझिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे के मायने क्या है, उसे आपको समझाते हैं। देखिए, जेएमएम के उम्मीदवार हैं बैजनाथ राम, जिनकी जीत हुई है। उन्हें 30 मत मिले हैं, यानी 30 वोट उन्हें मिला। 28 वोट के साथ एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत हो गई। अब यह खबर क्यों अहम है, यह समझने से पहले आपको झारखंड विधानसभा का गणित समझना पड़ेगा। देखिए, सत्ता पक्ष के पास 56 सीट है, जिसमें जेएमएम के 34 हैं, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, सीपीआईएमएल के 2। विपक्ष की बात करें, बीजेपी और उनके साथ जो अलायंस पार्टी है उसकी, तो विपक्ष के पास टोटल सीट है 24। बीजेपी की 21 सीट, आजसू की 1, जेडीयू की 1 और एलजेपीआरबी की 1 सीट और जेएलकेएम जो कि 1 सीट उसकी भी है, निर्दलीय। अब आप खबर तो समझिए। एनडीए समर्थित प्रत्याशी को 4 वोट अधिक मिल गए। कांग्रेस को अपने सहयोगियों का साथ नहीं मिला। संख्या बल होते हुए भी कांग्रेस की करारी हार हो गई। अल्पमत होने के बावजूद एनडीए के उम्मीदवार जीत गए और महागठबंधन में एकजुटता के दावे का क्या हुआ, ये सवाल उठ गया है। क्योंकि आप सोचिए, 24 ही सीट यानी 24 विधायकों का समर्थन ही एनडीए के पास था, लेकिन 4 वोट एक्स्ट्रा मिल गए हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर ही कर लेते हैं। लालू प्रसाद ने कल अपने और अपने परिवार की सुरक्षा में हुई कटौती को लेकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया है और अपनी सुरक्षा लौटा दी है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का आरोप बिल्कुल सही है, पर पुलिस मुख्यालय का यह कहना है कि लालू प्रसाद से लेकर राबड़ी देवी तक की सुरक्षा संवैधानिक नियमों के मुताबिक दी गई है। ऐसे में सवाल है, लालू परिवार की सुरक्षा का सच आखिर क्या है, ये आपको समझाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार जी कर रहे होंगे दिल्ली में बैठ के, उनका काम क्या है, जो उन्होंने कहा है तो बात सच्चाई होगा। नीतीश कुमार ने लालू परिवार की सुरक्षा छीन ली, ये आरोप पहले लालू प्रसाद ने लगाया, अब उनके बेटे तेज प्रताप यादव लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद का आरोप बिल्कुल सही है, ऐसा करना नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। तो नीतीश कुमार जी कर रहे होंगे दिल्ली में बैठ के, उनका काम क्या है, जो उन्होंने कहा है तो बात सच्चाई होगा, गलत तो नहीं कहेंगे वो। तो नीतीश कुमार कर रहे होंगे, खेल बेल रच रहे होंगे, उनका शुरू से खेल बेल रचे हैं वो।
हालांकि तेज प्रताप के आरोपों के पहले ही बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, जिसमें ये साफ लिखा गया कि सुरक्षा में कटौती की कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं बल्कि नियमों के मुताबिक की गई। ऐसे में सवाल है कि जब सुरक्षा में कटौती नियम के मुताबिक ही हुई है तो लालू परिवार सुरक्षा के मुद्दे पर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू परिवार के सुरक्षा में कटौती पर बिहार में सियासत जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पूरी खबर को समझिए। अब आप खबर तो समझिए, लालू परिवार की सुरक्षा का सच आखिर क्या है। तो देखिए, लालू परिवार के कुछ सदस्यों की सुरक्षा में कटौती हुई है। मतलब लालू प्रसाद के जो परिवार के लोग हैं उनमें से कुछ के सुरक्षा में कटौती की गई। सुरक्षा में कटौती को लेकर लालू परिवार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। सबसे पहले लालू प्रसाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो हो रहा है वो नीतीश कुमार करवा रहे हैं। तो आज तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि नीतीश कुमार ही खेल रच रहे होंगे, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक पोस्ट के जरिए इस आरोप को बेबुनियाद साबित कर दिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट से भ्रम दूर करने की कोशिश की है और ये बताया है कि नियम के तहत ही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को नई सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। तो आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि पहले सुरक्षा उनकी कैसी थी और अब क्या हुआ है। तो आप समझिए, पुरानी सुरक्षा जो लालू प्रसाद की थी वो Z+ श्रेणी की थी। अब जो नई सुरक्षा है उसे जान लीजिए। विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत ये सुरक्षा उन्हें दी गई थी। और अब आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद की रक्षा में लगभग 55 सुरक्षा कर्मी रहते थे, जिसमें 10 से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और कमांडो शामिल थे। अब विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल यानी कि BSAP के हाउस गार्ड और पटना जिला पुलिस के 2 बॉडीगार्ड सुरक्षा में दिए गए हैं। तो वहीं गाड़ियों की अगर बात करें तो पहले लालू प्रसाद के काफिले में बुलेट प्रूफ कारें और पायलट गाड़ियां मौजूद रहती थी, जिसे घटाकर अब एक पायलट कार और एक बुलेट प्रूफ BR कार कर दिया गया है। तो वहीं राबड़ी देवी की बात कर लेते हैं। राबड़ी देवी की सुरक्षा की बात करें तो उन्हें भी पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी और अब इन्हें बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत और बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक 3663 के तहत अंगरक्षक, आवास गार्ड, स्क्वाड गार्ड, पायलट वाहन, बुलेट प्रूफ कार और सादे लिबास में SB सुरक्षा कर्मी मुहैया कराया गया है। अब आप समझिए लालू परिवार की सुरक्षा का पूरा सच क्या है। देखिए, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव की सुरक्षा घटाई गई। नियम के अनुसार ये सुरक्षा घटाई गई है जो कहा जा रहा है। लालू परिवार सुरक्षा के मुद्दे पर विक्टिम कार्ड क्यों खेलना चाहता है, अब ये बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो नियम है उसके मुताबिक ही उन्हें सुरक्षा दी गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरा में पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का है कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। एनकाउंटर को लेकर पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आरा में एनकाउंटर पर बवाल। बात हुआ, आश्वासन दिया कि नहीं हम मारेंगे नहीं इसको, अब सिलेंडर हो जाए। पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल। मर्डर कर दे। सरेंडर कर दिया तो गोली क्यों चलाई? यूं तो बिहार में नवंबर के बाद 20 से ज्यादा अपराधियों के एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन ये पहला एनकाउंटर है जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर ग्रामीण और भरत तिवारी के परिजनों का बड़ा आरोप है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने सरेंडर करने के बाद भी भरत तिवारी को गोली मार दी। मारी और एक ही नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गोलियां मारी गई। देखिए, ये वही वो घटना स्थल है जहां से पुलिस कर्मियों ने घेर लिया था और उसके बाद जो भरत तिवारी है वो
अपनी मांग मनवाने का लगातार प्रयास कर रहा था, जिसके बाद ये वही देखिए उस परिवार का घर है, उस लड़के का घर है जिसकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हो गई है। खून के बदला खून, खून के बदला खून, खून है। मतलब जानबूझ के लोग मार देला। हाँ, जान के हमारा लड़का का मर्डर कइले वालो, मर्डर कर देले लोग वालो। तो समझाइले नहीं पुलिस हाँ, वाले समझो ले रहा है। जिस भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, लोगों का दावा है कि वो जवनिया गांव में विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी के पिता भी बिहार पुलिस में सिपाही पद से रिटायर हैं। भरत तिवारी की बहन भी बिहार पुलिस में नौकरी करती है। ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर लोगों का दर्द गहरा है। चश्मदीद ग्रामीण का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे गोली मार दी गई। हम मौजूद है वहां पर और ये खून के धब्बे चिक चिक कर गवाही दे रहे हैं। यहीं पर भरत तिवारी का पुलिस ने इनकाउंटर किया था और ये धब्बे बता रहे हैं कि ये इनकाउंटर का वही ग्राउंड जीरो पर देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं। सुनसान इलाका है जो जवनिया गांव के विस्थापित है, यहाँ पलानी लगा करके रहने को मजबूर है और यहीं पर पुलिस ने उनका इनकाउंटर। कह लीजिए हम सिलेंडर पर हमारा मांग डीएसपी साहब बोले कि देखिए सिलेंडर कर दीजिएगा तो हम आपका मांग पूरी कर देंगे। ठीक है, बंदूक फेंके हैं, सब लाइव वीडियो में है, हम लोग देखे, आप लोग आंख से नहीं देखे, हम लोग उधर थे घर के बारे में हाँ, सब लोग खेत दिया। तो वहाँ से कौन लेकर के आया फिर भरत तिवारी को? वही पुलिस। हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग ले आए, इधर लिया के 3 गोली मारे हैं, मात्र 3 गोली। और बाद में पोस्टमार्टम में निकला है कि 5 गोली की 4 गोली। कैसे थे? एनकाउंटर के खिलाफ गम, गुस्सा और हंगामे के बाद शाहाबाद डीआईजी ने शाहपुर थाना अध्यक्ष, 2 दारोगा सहित कई पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। तो भोजपुर एनकाउंटर पर सियासत भी गर्मा गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, हाई लेवल जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आरा में एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मिलना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो आरा में हुए इस एनकाउंटर के बाद पुलिस पर सवाल हैं, ग्रामीणों के कई आरोप हैं। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। पुलिस एनकाउंटर पर आखिर सवाल क्यों? एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल को समझने से पहले आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा। देखिए, मंगलवार को भरत तिवारी ने पुलिस पर पिस्टल तानी थी। बुधवार को बिलौटी गांव में आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी। गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हो गई। भरत तिवारी के पैर में गोली लगी। इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई। भरत की मौत के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अब आप समझिए पुलिस एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का यह दावा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने गोली चलाई, जबकि पुलिस की थ्योरी है कि पुलिस टीम पर ही भरत तिवारी ने फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। अब आप ये समझिए कि कानून क्या कहता है। क्या सरेंडर करने वाले का पुलिस एनकाउंटर कर सकती है? तो नहीं। अगर किसी अपराधी ने सरेंडर कर दिया तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता है। अगर अपराधी पुलिस या फिर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करता है तो उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस या किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। बवाल के बाद पुलिस का एक्शन भी समझ लीजिए। जैसे ही बवाल हुआ तो शाहाबाद डीआईजी ने कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। शाहपुर थाना अध्यक्ष, 2 दारोगा सहित कई निलंबित हुए हैं। लापरवाही के आरोप में इन्हें निलंबित किया गया है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि हाई लेवल जांच चल रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। अब आप पूरी खबर समझिए। 20 नवंबर के बाद से 21 से ज्यादा एनकाउंटर बिहार में हो चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। पहली बार एनकाउंटर मामले में पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। अब आप खबर तो समझिए। एनकाउंटर सही है तो थाना अध्यक्ष, दारोगा को सस्पेंड क्यों किया गया, ये सवाल है। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या पुलिस ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली क्यों चलाई? और इसीलिए ग्रामीणों का भी आक्रोश बढ़ा हुआ है
और ग्रामीण अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं रांची में आरएसएस कार्यालय में हुए हमले की, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मंगलवार देर रात दो बदमाशों ने आरएसएस कार्यालय पर हमला किया और राजधानी को दहलाने की कोशिश की। हमला होते ही पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गए और जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने मामले का जब खुलासा किया तो उसने सभी के होश उड़ा दिए। यह हमला एक सोची समझी साजिश थी। पेट्रोल बम 2 जो बोतल में पेट्रोल जो है उसको फेंका गया था उसमें, और उसको क्षतिग्रस्त करने का जो है प्रयास किया गया था। उसमें रांची पुलिस के द्वारा लगभग 20 घंटे में जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। जो आरएसएस कार्यालय में हुए हमले को लेकर पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक आरोपी पूछताछ के दौरान हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हो गया, जिसको पुलिस ने मांडर टोल के पास से दोबारा धर दबोचा है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी से हथियार छीनकर वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कौन था जो राजधानी को दहलाना चाहता था, और पूछताछ में जो बात सामने आई वो ये सोचने पर विवश कर रही है कि क्या झारखंड में कोई आतंकी संगठन एक्टिव है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। आरएसएस कार्यालय पर हमले का क्या आतंकी कनेक्शन है, इसे आप समझिए, क्योंकि जब आरोपी से पूछताछ हुई है तो कई बड़े खुलासे इसमें देखने को मिले हैं। तो आरएसएस कार्यालय पर हमले का आतंकी कनेक्शन समझिए। देखिए, मंगलवार की देर रात रांची आरएसएस कार्यालय पर हमला होता है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला किया। हमले के बाद रांची में हड़कंप मच गया। आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं में आक्रोश हुआ। सरकार ने त्वरित जांच की कार्रवाई की। एनआईए, पुलिस, झारखंड जगुआर, बीडीएस जांच में जुटे हैं। बुधवार देर रात मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अमन अंसारी, साइन खान और सैफ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया कि यह हमला एक सोची समझी साजिश थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों का आतंकी कनेक्शन भी रहा है। पिछले 2 महीने से हमले की प्लानिंग चल रही थी और यह हमला बस एक ट्रायल था। हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। पूछताछ के दौरान हाजत की खिड़की तोड़कर एक आरोपी फरार हो गया। पेट्रोल बम फेंकने वाला आरोपी सैफ हाजत से फरार हो गया। पुलिस ने मांडर टोल के पास से दोबारा सैफ को दबोचा है। सैफ पुलिस की गाड़ी से भी हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। फिलहाल उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज जारी है। लेकिन आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। क्या झारखंड में कोई आतंकी संगठन एक्टिव है? सवाल ये, क्या झारखंड में बड़ी साजिश को अंजाम देने की साजिश है? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब इस घटना के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि मामूली घटना नहीं बल्कि आतंकी कनेक्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।